बहुत ही दिल को छू जाती है बात। ये एक ऐसा क्षण है जहाँ पे वास्तव में पढ़ने वाला या सुनने वाला भावुक हो जाता है। और इस दृष्टि से हम कहेंगे कि लेखनी ने वह कार्य किया है जो उसे करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस शब्द से थोड़ा हम परिचित नहीं है कि थूक हलक से नीचे घटक जाती। अब घटक के माने हम तो जानते नहीं, घटक के माने हम जानते हैं कि किसी चीज के जो अवयव होते हैं उनको घटक कहते हैं, और घटक जाना क्रिया के रूप में हमने कभी प्रयोग नहीं किया है। आप इसको अपने आप देख लीजिएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ निर्णयात्मक बात कोई, इसे एक बार देख लीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि थूक हलक के नीचे सटक जाती, घटक की जगह कहीं सटक तो नहीं है। मतलब मैंने एक सुझाव दिया है, देख लीजिएगा। मुझे कुछ संदेह है घटक के प्रयोग, क्योंकि मैं शब्दों पर भी थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में जितने लोगों ने कहानियां प्रस्तुत की हैं, भाषा का बहुत ध्यान रखा है। वर्तनी अर्थात विराम, अर्धविराम और कथोपकथन में जो उद्धरण चिन्ह लगते हैं, अनुच्छेद बदलना, इन सब बातों का बहुत ध्यान रखा है। ये बहुत ही सराहनीय है। मैं कहूंगा इस मंच का ये कार्य है। मंच पे निर्देश दिए जाते रहे होंगे या समीक्षक इस ओर संकेत करते रहते होंगे, जो ये रूप हमको देखने को मिला है। तो अंत में तो कहना ही क्या है कि जो बेटा वो मासूम मुन्ना जो बोलता है, तो मासूम मुन्ना क्या बोलता है, मुझे तो लगता है कि किसी बहुत बड़े महाकाव्य का नायक बोल रहा हो कि मुझे खाने को बिस्कुट मिल जाते और तुम्हें भी ढेर सारे रुपए, पिल्लों की जगह मुझे खरीद लेते। वास्तव में सीधे हृदय में बर्छी के तरीके से उतर जाने वाला ये वाक्य है। पंचवाक्य बहुत सुंदर है और समाज की विषमताओं विद्रूपताओं पर गहरा कटाक्ष करता है। मैं इस पूरी लघुकथा के लिए नीता शर्मा जी को बधाई देना चाहूंगा और सिर्फ बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, हर बार की तरह बहुत सुंदर समीक्षा। और अब मैं निवेदिता श्रीवास्तव निवेद जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा पढ़ें। जय माँ शारदे। आदरणीय दादा और प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ और क्षमा चाहती हूँ थोड़ा देर से जुड़ी हूँ, इसके लिए मैं करबद्ध क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा देर से जुड़ी हूँ। मेरी हार्दिक आभार दादा। इस आज की गोष्ठी में मैंने जो अपनी लघु कथा रखी उसका शीर्षक है विपश्यना। तो पहले 1 मिनट में लूंगी विपश्यना के लिए। बता दूं कि विपश्यना एक तरह की साधना की अवस्था है जिसमें सांसारिक विषमताओं से, विरोधों से दूर होकर के आत्ममंथन किया जाता है, आध्यात्मिक आत्ममंथन, और स्वयं को जानने का और परम सत्ता से जुड़ने के प्रयास में एक तरह से अकेले एकांत में करते हैं। उसी बिंदु पर है ये। तो मैं अपना लघुकथा पढ़ती हूँ अपनी। बहुत समय से खामोश पड़े उस घर में जब कभी कभार एक आवाज गूंज जाती थी, जैसे कुएं में गिरता हुआ कंकड़ या रीते पड़े मटके की कुलबुलाहट। आज सुबह सुबह चाय के प्यालों की खनखनाहट सहित यही आवाज आई, सुनो, तुम विपश्यना के बारे में पूछ रही थी ना पिछले वर्ष, कल पता कर लिया उसके बारे में। दूसरी आवाज खामोशी से चाय के कप में चम्मच घुमाती हुई घुली हुई चीनी को घुलाने का प्रयास करती रही। जानती हो, वहां पर अकेले रहना होगा, अपने सारे काम खुद से ही करने होंगे, किसी से मिल भी नहीं पाओगे, न ही बातें कर पाओगे, फोन भी नहीं रख सकते। वह बोलता जा रहा था।
थोड़ी देर अपनी ही रौ में बोलता रहा कि उसको एक आलाप का भास हुआ। अरे मैं कब से बोल रहा हूँ और तुम कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। खैर छोड़ो, बताओ जानना चाहोगी क्या? सन्नाटे की मक्खी उड़ाती कुछ डिस्टरबेंस आ रही आवाज में। सन्नाटे की मक्खी उड़ाती सी आवाज आई। किसी का माइक लग रहा ऑन है, तो सभी अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। मैं अंतिम पैराग्राफ पे आती हूँ। थोड़ी देर अपनी ही रौ में बोलता रहा कि उसको एकालाप का भास हुआ। अरे मैं कब से बोल रहा हूँ और तुम कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। खैर छोड़ो, बताओ जानना चाहोगी क्या? सन्नाटे की मक्खी उड़ाती सी आवाज आई। इन सब बातों के लिए विपश्यना केंद्र जाने की जरूरत है क्या? हार्दिक बहुत सुंदर, बहुत मारक, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। बधाई है निवि जी, बहुत सुंदर लघु कथा प्रस्तुत किया आपने कार्यक्रम में। विपश्यना आदि से अंत तक लघु कथा में एक जिज्ञासा बनी रहती है, आगे क्या कहना है, क्या कहना आप चाहती हैं, उसके जानने की जिज्ञासा हृदय में बनी रहती है और एक बहुत ही सुंदर संदेश प्रेषित करती है कहानी। मैं कहानी कह जाता हूँ, अभिप्राय मेरा लघु कथा से ही है। तो लघु कथा में भी एक छोटी कहानी होती है, लेकिन छोटी कहानी ही नहीं होती। बात चली तो पहले मैं उस पर थोड़ी सी बात कर लूं कि लघु कथा का मतलब लघु माने छोटी है और कथा माने कहानी होता है। तो जब हम लघु अलग लिखते हैं और कथा अलग लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है छोटी कथा। बस जो कथा छोटी हो वो लघु कथा होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, लघु कथा एक विधा है जिसके तमाम लक्षण हैं, जिन पे अपर्णा जी ने बहुत कुछ अभी पोस्ट पे डाला है, आप सबने पढ़ा होगा और जिन्होंने न पढ़ा हो वो पढ़ सकते हैं। तो वो एक विधा है, वो केवल छोटी होना ही काफी नहीं और बहुत सी बातें उसमें। तो वो एक विधा के रूप में जब हो तो हम उसे छोटी अलग और कथा अलग नहीं लिखेंगे, लघु अलग और कथा अलग नहीं लिखेंगे। हम लघु और कथा को मिला के एक शब्द बना देंगे तो कहेंगे लघु कथा। लघु कथा एक विधा है और लघु और कथा को अलग कर दें तो उसका अर्थ हो जाएगा छोटी कथा। ऐसे ही नवगीत है, अगर कोई नव अलग कर दे, गीत अलग कर दे तो उसका अर्थ नवगीत विधा नहीं हुई, उसका अर्थ हो गया नया गीत। बस, अब वो गीत चाहे जैसा हो। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि निवि जी ने यहाँ पर जो कुछ कहा है उसके लिए अगर हम कहानी शब्द प्रयोग कर जाएं तो वो सिर्फ मेरी जुबान की फिसलन समझिएगा। मेरा अभिप्राय लघु कथा से ही, विधा से ही। तो वो विधा जैसा जो कुछ चाहती है उसको इन्होंने अपनी लघु कथा में बहुत अच्छे ढंग से उजागर किया है। प्रारंभ उत्सुकता के साथ होता है कि जैसा हमने अभी एक लघु कथा को पढ़ते समय कहा था कि प्रारंभ में एक उत्सुकता पैदा होनी चाहिए। तो इसमें भी उत्सुकता पैदा होती है, 100% नहीं तो कम से कम 50 से अधिक प्रतिशत पैदा होती है कि बहुत समय से खामोश पड़े उस घर में, इतने में बहुत कुछ कह दिया। ये लघुता है, संक्षिप्तता है। अब कभी कभार एक आवाज गूंज जाती थी। अब माने पहले कभी गूंजती होगी, लेकिन अब कभी कभार एक आवाज गूंज जाती थी जैसे कुएं में। अब जो तुलना की है ये कविता है। जैसे आजकल एक प्रयोग चल रहा है कि काव्य में लघु कथा, लघु कथाओं के तमाम रूप सामने आने वाले हैं। लघु कथा के पुरोधा आदरणीय योगराज प्रभाकर जी अपना एक संग्रह निकाले हैं जिसमें उन्होंने प्रयोगवादी लघु कथाओं को ही आमंत्रित किया है। डायरी पे आधारित और संस्मरण पे आधारित और पत्र शैली पे आधारित अलग अलग शैलियों पे लघु कथाएं उन्होंने उसमें आमंत्रित की हैं। तो एक लघु कथा में जो काव्यात्मकता होती है, अगर उचित ढंग से
उचित मात्रा में आए तो बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। वह भी इसमें हमको दिखाई दी कि जैसे कुएं में गिरता हुआ कंकड़ हो या रीते पड़े मटके की कुलबुलाहट हो। हालांकि दोनों में अंतर है कि कंकड़ जब गिरता है तब तो आवाज सुनाई देती है, लेकिन जो रीता पड़ा मटका है उसमें कुलबुलाहट जो है वो एक किस रूप में सुनाई देगी, ये थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। हो सकता है समझने में हमें कठिनाई हुई हो। अभी हम निवि जी से अपनी बात समाप्त करके पूछेंगे कि जो रीता पड़ा मटका है जिसमें कुछ है ही नहीं, उसमें कुलबुलाहट होगी तो सूक्ष्म रूप होगी, भावनात्मक होगी, भरने की लालसा होगी, लेकिन सुनाई देने वाला स्वर नहीं होगा। जबकि यहाँ पर आवाज गूंजती है, कभी कभार एक आवाज गूंज जाती है जैसे कुएं में गिरता हुआ कंकड़। ये तो बिल्कुल सटीक है, लेकिन रीते पड़े मटके की कुलबुलाहट से क्या अभिप्राय है, ये हो सकता है हम तक ना पहुंच पाया हो, तो हम अंत में निवि जी से पूछेंगे। अब इसके बाद में आगे लघु कथा का जो आरोह होता है बहुत प्यारा है। एक एक वाक्य, एक एक सोपान को बहुत अच्छी गति से, द्रुत गति से चढ़ता है और आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। जब वो कहती हैं कि जैसे चाय के कप में चम्मच घुमाती घुली हुई चीनी को घुलाने का प्रयास करती रही। यानी उसे कितना अच्छे ढंग से कहा है कि चीनी तो घुल चुकी थी, लेकिन वो अपने ध्यान में कहीं और थी। तो जो कहीं ध्यान में और है उसे पता ही नहीं कि चीनी घुल चुकी, वो बस चम्मच चल रहा है तो चल रहा है। तो घुली हुई चीनी को जैसे वो फिर से घुलाने का प्रयास करती रही, ऐसी इसकी स्थिति है। तो जब ऐसी उसकी स्थिति है तो विपश्यना जाने की क्या आवश्यकता है। उसको आखिर में बहुत सुंदर ढंग से महसूस किया। मैं से जो नायक प्रस्तुत किया गया है लव कथा में, तो बोलता रहा, उसको लगा कि मैं बोल रहा हूँ लेकिन सुन तो कोई रहा ही नहीं है, मैं अकेले ही बोल रहा हूँ। तो बोलता है, अरे मैं कब से बोल रहा था और तुम कोई जवाब ही नहीं दे रही हो, खैर छोड़ो, बताओ जाना चाहोगे। तो विपश्यना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो स्थिति चाहिए उस स्थिति में वो पहले से ही जा चुकी है। इसलिए वो कहती है कि इन सब बातों के लिए विपश्यना केंद्र जाने की क्या जरूरत है क्या? मारक प्रश्न है, कोई आवश्यकता नहीं रह जाती उनको, क्योंकि वो ध्यानावस्थित तो यहीं पर हो रही है, उसे क्या जरूरत कहीं जाने की है। बहुत अच्छा लघु कथा के माध्यम से एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया है, जो चलिए जीवन में नहीं लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव पर अगर ऐसी मना स्थिति व्यक्ति के अंदर आती है तो वो सराहनीय है, श्लाघनीय है। पूरी लघु कथा में आरोह, अवरोह और जिसे कहते हैं अंत, तीनों चीजें हमें बहुत अच्छी लगी। अंत भी कहीं से कमजोर नहीं लगता है, वो पूरी कथा को एक वाक्य में समाप्त कर देता है और पढ़ने वाले के हृदय में वो सब कुछ एक साथ उड़ेल देता है जो लघु कथा कहना चाहती। इस दृष्टि से बहुत सुंदर लघु कथा निवि जी ने प्रस्तुत की है। मैं उनको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। हम लोगों को कितनी बारीकियां सुनने को मिली, कितना सूक्ष्मता से आचार्य जी ने बताया कहानी लघु कथा के बारे में, और जो हम लोग त्रुटियां कर जाते हैं कुछ अनजाने में और कुछ लापरवाही में, उनके बारे में हम लोगों को धन्यवाद। बहुत सुंदर समीक्षा, बहुत अच्छी समीक्षा। मैं दादा ने जो प्रश्न किया था ना, एक की वो एक दादा का ही आदेश है, तो उसको मैं कभी कि मटके की कुलबुलाहट जो दादा ने पूछा ना दादा, तो असल में जब कुएं में गिरता कंकड़ तो कभी विरोध आवाज के रूप में आता है, और जब मटके की कुलबुलाहट उसमें अंतर मन में वो विरोध रह जाता है, सहजता से कभी बोलने लगता है, बोलने से फायदा क्या, वो एक समाधि अवस्था होती है, उस चीज के लिए किया था। हाँ, तो वही मैंने कहा था जी, इसके मतलब मैंने जो ग्रहण किया वो सही किया है। तो दोनों जो उपमान हैं वो एक जैसे नहीं है।
जी जबकि जो देखिए एक बार मैं आ जाऊं कि कभी कभार एक आवाज गूंज जाती थी, आवाज गूंज जाती का प्रतिबिंब पहले प्रतीक में तो स्पष्ट दिखता है कि कुएं में गिरता हुआ कंकड़, लेकिन दूसरे प्रतीक में वो ध्वनित नहीं होता है। यही मैंने भी कहा था, वो भीतर से महसूस होने वाली चीज सूक्ष्म है। तो ये दोनों एक जैसे उपमान है। मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, अपनी दृष्टि से देखिएगा और जैसा अच्छा लगे। धन्यवाद। हार्दिक आभार। तो मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, हमारे बीच में संजीव आहूजा जी भी उपस्थित हैं, तो उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि वो अपनी कथा का वाचन करें। सभी को प्रणाम। आचार्य जी को सबसे स्वागत है। करबद्ध प्रणाम। मैंने अपनी लघु कथा में आचार्य जी अंतिम पंक्ति में कुछ परिवर्तन किया है, जो भेजी है और जो पढ़ रहा हूँ। तो जी 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 स्वागत है। मेरी लघु कथा का शीर्षक है संस्कार। जी कहो गुरुजी कैसे समझाएं कि हम यहाँ पढ़े खाते नहीं आवत है, तो फिर किस लिए आते हो बेटा? कॉलेज तो विद्या का मंदिर होता है, यहाँ तो सब पढ़ने के लिए ही आते हैं। ये मंदिर हम नहीं जाने, हम तो यहाँ बस मौज मस्ती खातिर आ जाते हैं। पढ़ लिख कर कुछ योग्यता हासिल कर लो, फिर जिंदगी भर मौज ही तो करनी। इसलिए अभी अपना मन सिर्फ पढ़ाई में लगाओ। हमारे बाप एमएलए हैं, ये योग्यता का सबके पास होता है। बाप नहीं बोलते बेटा, पिताजी कहते हैं। ये सब तभी सीख पाओगे जब पढ़ोगे। ऐसे फर्क का पढ़िए, बाप कहे से का वो एमएलए ना रही है, और जब हम वो एमएलए और जबले वो एमएलए हो तबले हमरे पास सागरी योग्यता खुदे आ गई है। बुझला कि नहीं? इला पिताजी आई गई ने तो से मिले। तभी दो वर्दीधारी अंदर आ गए और बोले, मास्टर साहब एमएलए साहब आपसे मिलने आए हैं। बता दीजिए कक्षा में है, पीरियड खत्म होते ही आता हूँ, तब तक स्टाफ रूम में बैठा दीजिए। कहा हो गुरुजी, तो से मेरे खातिर हमका बैठे के पढ़िए। अंदर घुसते हुए एमएलए साहब रुआब के साथ बोले। प्रत्युत्तर का इंतजार किए बिना ही अपनी बात जारी रखी। राकेशवा हमार लौंडा है, जानत हुआ ना? देख ले फेल ना होवे, ना तो तू जानत हुआ। नमस्ते मुंह पर मारते हुए वापस जाने के लिए मुड़ गए। गुरुजी सोचने लगे, संस्कार माता पिता से ही क्यों मिलते हैं, बाजार में क्यों नहीं बिकते? बहुत अच्छा है। परिवर्तन आपने किया है, माता पिता से ही क्यों मिलते हैं, गुरुजी सोचने लगे संस्कार। हाँ फिर से पढ़ दीजिए। संस्कार माता गुरुजी सोचने लगे, संस्कार माता पिता से ही क्यों मिलते हैं, बाजार में क्यों नहीं बिकते? वाह, पहली बात तो ये हम आपको धन्यवाद देंगे। हालांकि आप नेटवर्क की समस्या के कारण अभी कहीं रुक गए थे, आ नहीं पा रहे थे, तो आपकी सूचना मैंने कहीं पढ़ ली थी कि आपने जो भेजा था कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैं आ जाऊंगा। तब से मुझको आशा बंधी थी कि जो हमने एक वाक्य बोला था कि मैं अकेला हूँ पुरुषों में, तो मैं चाहता था मेरा ये वाक्य कहीं किसी प्रकार से मिथ्या हो जाए और एक से अधिक लोग हों। तो आप आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वागत है आपका। इस सिलसिले में मैं भी बीच बीच कहने और वाली बातें थी भी करता कि आपके साथ ही देखिए एक और हो गए। हाँ तो अच्छा लगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पुरुष वर्ग में भी बहुत अच्छे अच्छे लघु कथाकार हैं, तो हमें एक प्रयास करना चाहिए उनको भी जहां तक संभव हो हम जोड़ें, क्योंकि जो आज देखने को मिल रहा है ये बड़े गौरव की बात है। अक्सर सारे संगठन, सारे समाज जो बनते हैं, समाज का मतलब संगठन से ही हमारा है, तो जैसे आर्य समाज है, कोई और समाज, कवि समाज बन गया, ये बन गया, तो उसमें पुरुषों का ही वर्चस्व रहता है और प्रयास किया जाता है कि महिलाएं भी उसमें सम्मिलित हों, महिलाओं को आगे लाने का प्रयास किया जाता है। आज हमें इस बात पे गर्व है कि लघु कथा कक्ष में महिलाएं
प्रगति के उस सोपान पर पहुंच गई हैं कि यहाँ पर पुरुषों को भी साथ में लाने की आवश्यकता महसूस होती है, कहीं वो पीछे न रह जाएं, उनको भी लाया जाए। तो ये हमारे लिए, महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है। अपने लिए हम इसलिए मानते हैं कि हमने, पूरे समाज ने ऐसा परिवेश एकत्रित किया कि महिलाएं इतनी अग्रणी हैं कि आज हमें पुरुषों की यहाँ जरूरत महसूस हो रही है लघुवंश में। तो उनको भी ला करके उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। जैसे अभी तक सब संस्थानों में, सब संगठनों में महिलाओं को लाकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाता रहा। खैर, ये मेरा निवेदन है। और अब आते हैं संजीव आहूजा जी की लवकथा में। ये समझ लीजिए आहूजा जी कि आपकी लवकथा में हम जहाँ डूबे थे, इतनी बातें करते हुए हम वहीं डूबे हुए हैं, वहां से निकले बिल्कुल नहीं। संस्कार के अतिरिक्त और कोई इसका शीर्षक ही नहीं हो सकता। कहानी का शीर्षक जो है ऐसा चिपक के बैठ गया है कहानी पे कि मेरी दृष्टि में कोई दूसरा शीर्षक इसका हो ही नहीं सकता था। ये शीर्षक इसी कहानी के लिए बनना है और ये कहानी इसी शीर्षक के लिए बनी। अब एक बात जो हमने अभी लगभग 2 बार दोहराई है कि जब लवकथा का प्रारंभ हो तो हम कुछ ऐसा बोल दें, कुछ ऐसा लिख दें, कोई ऐसा वाक्य आ जाए, कोई संवाद आए या कथन आए रचनाकार का, कि उसको पढ़ने के बाद एकदम आदमी कहानी में घुसने के लिए विवश हो जाए, उसके अंदर इतनी जिज्ञासा पैदा हो जाए कि मुंह ऊपर ही नहीं उठा पाए, आंखें ऊपर नहीं उठा पाए और पढ़ता ही चला जाए, पढ़ता ही चला जाए। उसकी पूर्ति इस लघु कथा में जितने अच्छे ढंग से हुई है वो सराहनीय है। उसके लिए मैं आहूजा जी को बधाई देता हूँ। कहो गुरुजी, कैसे पढ़ाई के हम यहाँ पढ़े, यहाँ पढ़े खातिर नहीं आवत है, कैसे समझाई कि हम यहाँ पढ़े खातिर नहीं आवत। अब इसी वाक्य से एकदम जिज्ञासा पैदा हो गई पाठक के मन में कि ये क्या है। कह तो कोई बच्चा ही रहा है, गुरुजी से कह रहा है। और देखिए इसी वाक्य ने तमाम परिवेश का भी गठन कर दिया। शब्द जो होते हैं वो खाली शब्द भाव की अभिव्यक्ति नहीं होती है, शब्दों के साथ एक बिंब भी चलता है। तो यहाँ पर आपने जो क्षेत्रीय आंचलिक भाषा का प्रयोग किया, उसके कारण वह पूरा परिवेश भी प्रतिबिंबित हो गया है, जो परिवेश लघु कथा में आप प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता तो संभवतः वह परिवेश, वह पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से उभर कर नहीं आ पाती। इसलिए भाषा का जो क्षेत्रीय भाषा का जो प्रयोग है, आंचलिक भाषा का जो प्रयोग है, वो अपनी जगह मुझे बहुत ही सटीक लगता है और बहुत कुछ एक वाक्य में आपने कह दिया है। इसके बाद में कथा एकदम ऐसे ढंग से चलती है कि आदमी की जिज्ञासा, यानी पाठक की जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है। आरोह बहुत तेजी से होता है और बहुत ऊंचाई पर चढ़ता है। अंत में जिस समय वो कहते हैं कि राकेशवा हमरा लौंडा है, जानत हुआ ना, देख लिहा फेल न होवे, न तो तू जानत हुआ। इस वाक्य पर अवरोह हो जाता है। पूरी लघु कथा यहाँ पर आके अपने लक्ष्य को प्राप्त होती है। और नमस्ते मुंह पर मारते हुए, मास्टर थे, नमस्ते तो करना ही था, लेकिन नमस्ते किया नहीं उन्होंने, नमस्ते मुंह पर मारते हुए वापस जाने को मुड़ गए। हालांकि इसमें एक एक शब्द भी बहुत सोच समझ के प्रयोग किया गया है और वो अपने अर्थ को ही नहीं बल्कि उसके साथ एक ध्वनि को भी संप्रेषित करता है, एक व्यंजना भी करता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे कहा नमस्ते मुंह पर मारते हुए वापस मुड़ गए। अगर कुछ समीक्षा की दृष्टि से कहें तो एक बार आहूजा जी सोचिएगा, वैसे तो ये जो अंत किया है गुरुजी सोचने लगे, बुजुर्ग सही कहते हैं, संस्कार बाजार में नहीं बिकते, माता पिता से ही मिलते हैं। यह भी वाक्य बहुत अच्छा है और संदेश को देने के लिए वाक्य बोला गया है।
लेकिन कुछ कुछ मुझे ये भी लगा कि अगर ये संदेश शब्दों में न दिया जाए कि देख लेहा फेल न होवे न तो तू जानत हो, इस वाक्य में और नमस्ते मुंह पे मार के चले जाने में मुझे लगता है कहानी यानी जो कथा वस्तु है वो पूरी की पूरी स्पष्ट हो जाती है और अंत भी बहुत प्रभावशाली हो जाता है। तो ये वाक्य है तो मुझे कहीं अनुचित नहीं लगता है, लेकिन न हो और ये वाक्य पढ़ने वाला खुद अपने भीतर से पैदा करे, उसके भीतर से ध्वनित हो, तो मुझे कहीं लगता है ये और अच्छा होगा। हालांकि वो संस्कार शब्द इसमें अगर नहीं आएगा तो रचनाकार को ऐसा लगेगा कि शीर्षक तो कहीं आया ही नहीं, उसको कहीं और भी ढंग से डाला जा सकता है। खैर, ये मन की कुछ बातें हैं जो कर लेते हैं, इसको कोई इस रूप में न लीजिएगा, यह दोष है, दोष बिल्कुल नहीं है, कहानी बिल्कुल सही। लेकिन एक विचार मन में आता है कि कहानी अपने चरम को प्राप्त कर लेती है जब वो एमएलए साहब ये डायलॉग बोलते हैं उनसे, मास्टर साहब से, और उनके मुंह पर नमस्ते मारते हुए चले जाते हैं, तो कहने को कुछ नहीं रह जाता है। फिर भी अगर गुरुजी ऐसा सोचते हैं तो ये लघु कथाकार को अधिकार है, वो इतना और बढ़ा सकता है। अंत तक कहानी में कोई कमी नहीं आती है। कुल मिलाकर के लघु कथा बहुत अच्छे संदेश को देती है, संक्षिप्तता में देती है, प्रारंभ भी बहुत अच्छा है, अंत भी बहुत अच्छा है, और भाषा जो प्रयोग की गई है वो बिल्कुल उचित भाषा प्रयोग की गई है। जहाँ पर खड़ी बोली होनी चाहिए वहाँ खड़ी बोली है, और जहाँ पर आंचलिक भाषा होनी चाहिए वहाँ आंचलिक भाषा है, और जहाँ पर अंग्रेजी के शब्द प्रयोग होने चाहिए जो बोलचाल में आते हैं वहाँ जबरदस्ती हिंदी को ठूसने का प्रयोग नहीं किया गया। जैसे पीरियड खत्म होते ही आता हूँ, स्टाफ रूम में बैठा दीजिए, तो स्टाफ रूम, पीरियड, ये सब शब्द बड़े सामान्य होते हैं। जब हम इनका हिंदीकरण करने का प्रयास करते हैं तो थोड़ी अस्वाभाविकता आ जाती है। उस अस्वाभाविकता से बचते हुए लघु कथाकार ने यहाँ पर समुचित शब्दों का प्रयोग किया है, जैसा कि पात्रों के मुंह से निकलने चाहिए। और ये भी विशेष बात है कि पात्रों के मुंह से वही शब्द निकलने चाहिए, पात्र जिस रूप में है, जो उसकी हैसियत है, जो उसकी पृष्ठभूमि है, उसी रूप के शब्द उसके मुंह से निकलने चाहिए। जैसे कि मान लो एमएलए साहब ही यहाँ बहुत शुद्ध खड़ी बोली बोलने लग जाते, परिष्कृत हिंदी में उत्तर देते, या उनका लड़का ही हिंदी बोलने लग जाता, या उनको देख के मास्टर साहब भी देशज भाषा बोलने लगते, तो अनुचित था। मास्टर साहब चूंकि एक सुसंस्कारित व्यक्ति हैं, वो खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, अन्य लोग अपनी देशज भाषा का प्रयोग करते हैं, और जहाँ बोलचाल के शब्दों की आवश्यकता है वहाँ मास्टर साहब भी पीरियड और स्टाफ जैसे शब्दों, स्टाफ रूम जैसे शब्दों का प्रयोग करके भाषा को स्वाभाविक और सहज सरल बनाते हैं। आपने वर्तनी का सुंदर प्रयोग किया है, कामा, अर्धविराम, उद्धरण चिन्ह और अनुच्छेद बदलने का कार्य बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा संजीव आहूजा जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी समीक्षा। आपने जो अंत में कहा वो मैंने यहीं तक लिख करके छोड़ दी थी कथा, नमस्ते मुंह पर मारते हुए वापस जाने के लिए मुड़ गए। फिर किसी वाले ने सुन करके ये कहा कि नहीं यार इसमें एक लाइन और डाल दो, तो मैंने अंत में डाल दी। मेरी दिल में चलिए, मेरी समीक्षा मुड़ गए तब खत्म कर दे। मेरी समीक्षा सार्थक हो गई। नहीं, एकदम सटीक। आपकी समीक्षा सबके लिए बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ज्ञानवर्धन करने वाली, बहुत ज्ञानवर्धन करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सुरभि जी को आमंत्रित करते हैं। सुरभि सिंह अपनी लघु कथा का वाचन करें, आंखों का तारा। सुरभि माइक नहीं, मैं बच्चे को शांत कर रही थी, उससे कह रही थी कि शांत रहो। अच्छा। मन को नमन। और मेरी इस लघु कथा का शीर्षक है आंखों का तारा। मैं पहले सुना चुकी हूँ इसको, और आप सबको आशीष चाहूंगी। जब से रोशनी इस घर में आई है तब से उसके मन में कुछ तरह के कुतूहल जन्म ले चुके हैं। उसके घर के ठीक सामने पांडे जी का घर है।
उनकी पत्नी को उसने कभी बाहर नहीं देखा, बस काम में लगी रहती हैं। पांडे जी भी बस टहलने जाते हैं, फिर घर में बंद। उसे इस कॉलोनी में आए हुए हफ्ते भर ही हुआ था। किसी से कोई मेलजोल नहीं था, लेकिन इतना जरूर देख लिया था कि कॉलोनी की महिलाओं की एक मंडली है जिसमें वो भांति भांति के कार्यक्रम संपादित करती रहती हैं, जैसे किट्टी आदि। एक दिन उसने शर्मा जी की पत्नी से पूछा भी था कि पांडे भाभी कभी बाहर नहीं दिखती, तो सबने ठहाके लगाते हुए उत्तर दिया था कि उन्हें तो अपने आंख के तारे से ही फुर्सत नहीं है, रिसर्च कर रही है, इसलिए दिन भर पढ़ती रहती है और वो उसे बना बना कर खिलाती रहती हैं। उस समय उसे बहुत अच्छा लगा था कि लोग अपनी बेटियों को भी आंख का तारा समझते हैं। आज उसे मौका मिल ही गया। कथा का प्रसाद लेकर गई और सीधे किचन में जाकर बोली, भाभी, कोरोना के कारण किसी को बुलाया नहीं था, ये प्रसाद ले लीजिए। फिर बोली, आपकी बिटिया तो आंख का तारा है, सब लोग कहते हैं कि आपकी सांसें उसी में बसी हैं। बेटी को लोग आंख का तारा मानते ही कहाँ हैं। तब तक पांडे भाभी हंसते हुए बोली, रुचि मेरी बेटी नहीं बहू है। बेटा विदेश में है, 6 महीने के लिए गया है, ये रिसर्च कर रही है इसलिए रुक गई। फिर मुस्कुराकर बोली, लेकिन है वो मेरी आंख का तारा। आभार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धन्यवाद। परिवार की सकारात्मक सोच को बहुत ही सुंदरता से अपनी लघु कथा में उभारा है डॉक्टर सुरभ सिंह जी ने। जितनी प्रशंसा की जाए धन्यवाद। उतना कम है जी। एक लघु कथा लेखन में एक ऐसा कुछ परंपरा चलती है कि हमें समाज की बुराइयों को, कुरीतियों को, धर्माडंबर को, या कुल मिला के कहें तो समाज की विद्रूपता को प्रकट करना है, सामने लाना है। ये ठीक है, वो भी उसका उद्देश्य है लघु कथा का, कि जब हम समाज की बुराइयों को सामने लाते हैं तो लोगों की आंखें खुलती हैं, और आंखें खोलना भी रचनाकार का धर्म होता है। लेकिन ये इतनी मात्रा में भी नहीं होना चाहिए कि पाठक के हृदय में समाज के प्रति सदैव निराशा ही पैदा हो, पारिवारिक चरित्रों के प्रति सदैव ऋणात्मक भाव ही पैदा हो कि सब सासें तो ऐसी ही होती हैं, या सब बहुएं ही ऐसी होती हैं, या ये सब लोग ऐसे ही होते हैं, या सारे मालिक ही सब ऐसे होते हैं, शोषण करते हैं, या नेता जो हैं राजनीतिक वो सब बुरे ही होते हैं। कहीं इनका कोई अच्छा पक्ष भी होता है। तो लघु कथाकार प्राय डरता है कि जब हम उस अच्छाई को व्यक्त करेंगे तो शायद अच्छाई को कोई ज्यादा अच्छा महत्व तो नहीं देगा, हमारी लघु कथा में उतनी जान नहीं आएगी, प्राण नहीं आएंगे जितना कि ऋणात्मक पक्ष को देने से लघु कथा में जान आ जाती है। इसलिए लोग ऋणात्मक पक्ष की ओर, कुरीतियों की ओर, बुराइयों की ओर, सामाजिक विद्रुपताओं की ओर, विसंगतियों की ओर अपनी लेखनी को अधिक अग्रसर करते हैं। यहां देखा जाए तो सुरभ जी ने बहुत ही ये साहसिक कार्य किया है, और इसके पीछे उनका अपनी लेखनी के प्रति आत्मविश्वास है कि हम सकारात्मक पक्ष को भी प्रस्तुत करेंगे, और उनको विश्वास है कि इसको भी पाठक सम्मान देगा और इसको भी स्नेह मिलेगा। उनके इस आत्मविश्वास की हम प्रशंसा करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। कहानी आपने भी जो है, यानी कहानी का अर्थ है जो लघु कथा की कथा वस्तु है, उसको आपने भी बहुत अच्छे ढंग से प्रारंभ किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये घर था, उसमें ऐसे लोग रहते थे और उसका वातावरण ऐसा था, दरवाजा इधर को था या क्या था, ऐसा कुछ वर्णन नहीं। सीधे सीधे जब से रोशनी इस घर में आई है तब से उसके मन में कुछ तरह के कौतूहल जन्म ले चुके हैं। तो उसके घर के ठीक सामने पांडे अब कौतूहल जन्म ले चुके हैं, तो रोशनी के मन में कौतूहल तो जन्म ले ही चुके थे। जब पढ़ना शुरू किया तो पाठक के हृदय में भी कौतूहल जन्म ले चुका, ये अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इसलिए ये वाक्य आपका जो प्रारंभिक है ये हमको बहुत अच्छा लगा, और कथा वस्तु बहुत अच्छे ढंग से चलती है। आपने बहुत ही सार्थक संदेश दिया है।
और अंत में अपने संदेश को जो आंख का तारा कह करके आपने विराम दिया है, वो बेटी के लिए और बहू के लिए आंख का तारा कह करके बात को समाप्त कर देना भी ऐसा है कि वो सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है। जैसे ये लगता है पाठक को कि लव कथाकार ने तो जो कहना था कह दिया, आगे हमको सोचना है, और वो सोचने के लिए विवश हो जाता है, एक भावभूमि में आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। इस प्रकार से आपकी लव कथा प्रारंभ, आरोह, अवरोह और समापन की दृष्टि से मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर भाषा के संबंध में और वर्तनी के संबंध में बात करें तो भी आप डॉक्टर हैं, आपसे कोई कमी तो होने की उम्मीद है नहीं, न हुई है, लेकिन कहीं कहीं कुछ हमको ऐसा लगा कि जिसकी ओर हमें संकेत करना चाहिए। जैसे आपने अनावश्यक हर जगह एक अर्ध विराम की जगह, एक अल्प विराम की जगह 2 अल्प विराम लगाए। तो लघु कथा लिखते समय यह स्वेच्छा नहीं है कि हम किसी बात को व्यक्त करने के लिए चाहें तो विरामों का, चिन्हों का ऐसे प्रयोग करें। उनका प्रयोग वैसे ही होगा जैसा साहित्य में होना चाहिए। तो मेरी समझ में आया नहीं है ये अल्प विराम को 2 बार लगाने का क्या प्रयोजन है, और वो बहुत ये लगे, गलती हो गई, कहीं कहीं नहीं लगे। ये गलती है। हाँ? ये गलती अच्छा, हो गई अच्छा, ठीक हमसे। है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपने इसको स्वीकार किया, क्यों कहीं तो लगा था 1 और कहीं लगे थे 2-2। तो मैं समझा कोई इसके द्वारा आप कुछ व्यक्त तो नहीं करना चाहते। खैर, और ये जो कथन है कोई भी, जैसे एक मैं पढ़ रहा हूं, भाभी कोरोना के कारण किसी को बुलाया नहीं था, ये प्रसाद ले लीजिए। तो बुलाया नहीं था, इसके बाद अल्प विराम, ये प्रसाद ले लीजिए। अब ले लीजिए के बाद एक विराम होना चाहिए, पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम आपके स्वभाव में नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि जितने भी वाक्य हैं इन्वर्टेड कामाज में, यानी उद्धरण चिन्हों में, वो जहां समाप्त होते हैं वहां चिन्ह ही आपने नहीं लगाया। जैसे गुरुजी आपने ये सही पकड़ा, रिसर्च कर रही है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मुझे लगा तो मैं इंगित कर रहा हूँ, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपको देख के और लोग भी सीखेंगे, तो मेरा उद्देश्य नहीं ये नहीं, है कि आपने और सही भ्रमित पकड़ा, ना हो। सही पकड़ा, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, 100% सही है। ठीक है, लेकिन है वो मेरी आंख का तारा। तारा के बाद पूर्ण विराम नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मय सूचक चिन्ह लगेगा, डंडा के नीचे डिंडी जो लगती है, तो वो हृदय पे